Hello biology class students. So in this video we are going to do zoological parks and taxonomical keys. उसके अलावा हम national parks के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है. So guys इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सेकंड चैप्टर से शुरू होगा एंड दैट विल बी दी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो इन दिस वीडियो हम इसी को सम अप करेंगे. विद दिस वी कैन स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ जूलॉजिकल पार्क्स. जूलॉजिकल पार्क्स या जूलॉजिकल गार्डन्स ऐसी एनक्लोज्ड, ऐसे बंद इलाके या एरियाज़ या पार्क लैंड्स रहते हैं जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है ओपन इनक्लोजर्स में इंस्टेड ऑफ केजेस. तो उन्हें बंद नहीं किया जाएगा पिंजरों में, उन्हें एक ओपन स्पेस दे दी जाएगी और वहाँ पे वो खुले उनको छोड़ दिया जाएगा. जूलॉजिकल पार्क्स उन्हीं को बोलते हैं. एंड जूलॉजिकल पार्क्स जो है बेसिकली दे प्रोवाइड मोर नेचुरल इन्वायरमेंट टू एनिमल्स को अपना घर जैसा ही फील होता है. इसी वजह से बहुत सारे जू जो थे उन्हें भी जूलॉजिकल पार्क्स में टाइम के साथ कन्वर्ट कर दिया गया. और जितनी भी कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सारे अपने एक जूलॉजिकल पार्क्स हमेशा मेंटेन करते हैं. एंड इंडिया में वी हैव 200 जूज़ एंड जूलॉजिकल पार्क्स. एक सेंट्रल जू अथॉरिटी है जो इन जूज़ को लुक आफ्टर करती है, उनका मैनेजमेंट करती है, उनका सारा प्रॉपर टेक केयर एवरीथिंग जो है वो एक सेंट्रल जू अथॉरिटी के अंडर रहता है. और एक इंटरनेशनल बॉडी भी है जो हर एक ज़ू की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है. मतलब हर एक कंट्रीज़ में डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी एक इंटरनेशनल बॉडी इज़ देयर. और बिसाइड लार्ज जूलॉजिकल पार्क्स कुछ स्टेट्स तो बहुत बड़े बड़े एक्वेरिया जो है वो मेंटेन करती है फिशेस के लिए, एवियरीज मेंटेन करती है फॉर बर्ड्स एंड स्नेक्स के लिए सरपेंटेरिया भी मेंटेन करती है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जूलॉजिकल पार्क्स. इसके बाद हम रोल ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स. जूलॉजिकल पार्क्स जो है ये यूज़फुल रहते हैं क्योंकि ये हमें फेमिलराइज करवाते हैं स्पेशली चिल्ड्रंस को विद वाइल्ड एनिमल्स. उन्हें मौका मिलता है कि वो वाइल्ड एनिमल्स को वो बाय देयर नेकेड आई देख सकें, वो उनसे फैमिलराइज हो सके, उन्हें पहचान कर सकें कि ये कौन सा एनिमल है और दूसरा कौन सा एनिमल है. मोर ओवर ये यूज़फुल है फॉर द स्टडी ऑफ लाइव एनिमल टाइप्स बाय स्टूडेंट्स. कई बार कुछ स्टूडेंट्स को रिसर्च वर्क करना पड़ता है, उन्हें जो लाइव एनिमल्स हैं उन्हीं को देख के उन्हीं के बेसिस के ऊपर उन्हें स्टडी करनी पड़ती है. तो ये उनके लिए भी बेसिकली यूज़फुल रहता है. जूलॉजिकल पार्क्स जो है ये सोर्सेज हैं ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन. बहुत सारे टूरिस्ट जो है जूलॉजिकल पार्क्स में विज़िट करते हैं, एनिमल्स को देखने आते हैं. जूलॉजिकल पार्क में जब हम एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक टिकट जो है हमें इशू होता है और पर टिकट का कुछ रेट रहता है 10, 20, 30, 40, 50, 100, 120 एंड लाइक दिस. तो इसी तरह से वो अपनी कमाई भी कर लेते हैं. Moreover, they are useful for ex situ conservation through captive breeding of endangered animals. Here ex situ conservation से I mean कि जो animals थे वो जहाँ पे रहते थे, जो उनका नेचुरल इन्वायरमेंट था, जो उनका नेचुरल होम था बेसिकली, उन्हें वहाँ से लाकर उन्हें जूलॉजिकल पार्क्स में रख दिया गया. तो यहाँ पे भी उनकी प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन हो रही है, बट उनके अपने नेटिव जगह पे जहाँ पे उनका घर था, जहाँ पे वो नेचुरली रहते थे, वहाँ नहीं हो रही है. उन्हें वहाँ से उठा के किसी और जगह पे लिया जा रहा है. वहाँ पे उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग करवाई जाती है. कुछ ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो एंडेंजर्ड हैं, जो इन फ्यूचर जो है एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, तो उनकी वहाँ पे ब्रीडिंग करवाई जाती है, उनकी रिप्रोड्यूसिंग करवाते हैं. और कैप्टिव ब्रीडिंग की वजह से जो कैलिफोर्नियन कैंडर है, जो जिम्नोजिप्स कैलिफोर्निकस और ब्लैक फुटेड फेरेट जो कि मस्टेला निग्रिस जो है निग्राइप्स हैव बीन सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन. और इसी कैप्टिव प्रोसीजर के थ्रू
कैप्टिव ब्रीडिंग के थ्रू इन डिफरेंट एनिमल्स को अभी तक बचाया जा चुका है। सो हमारे लिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंस के लिए है। हमारे इंडिया में भी टाइगर जो हैं दे आर एंडेंजर्ड, उनका नंबर जो है बहुत कम है, 70 to 80 इन नंबर दे आर। तो दैट्स वाई उन्हें भी प्रिजर्व किया जा रहा है, उनकी भी कैप्टिव ब्रीडिंग करवाई जा रही है। कुछ जूलॉजिकल पार्क्स जो एक दिल्ली में है, जूलॉजिकल पार्क दिल्ली जूलॉजिकल पार्क, जो ओल्ड फोर्ट पुराना किले के पास दिल्ली में है, और इट इज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 214 एकर्स, और जिसमें 20,000 से भी ज़्यादा बर्ड्स एज वेल एज एनिमल्स जो हैं प्रेजेंट हैं। वन मोर जूलॉजिकल पार्क इज़ देयर इफ़ यू हैव विजिटेड इन पंजाब। अगर आपने पंजाब में विज़िट किया है ज़ीरकपुर वाली साइड, तो वहाँ पे एक छतबीर जूलॉजिकल पार्क है। मैं पर्सनली वहाँ पे जा चुकी हूँ, वेरी ब्यूटीफुल पार्क। एंड ये चंडीगढ़ में प्रेजेंट है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ज़ीरकपुर वाली साइड है, और ये 200 एकर्स की लैंड पे स्प्रेड आउट है। एंड इसमें 1300 से ज़्यादा एनिमल्स जो हैं, 1300 से ज़्यादा मतलब इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ आपको दिख जाएंगी एनिमल्स की। मोर ओवर अभी नया वहाँ पे छतबीर ज़ू में एक एवेरी भी बनी है, बहुत बड़ा जो है एवेरी है, मतलब वहाँ पे डिफरेंट तरह के आपके बर्ड्स आपको दिख जाएंगे। एक बार आप एवेरी में एंटर करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा बाहर आने में, इतना बड़ा एवेरी है वहाँ पे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दी जूलॉजिकल पार्क्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल कीज से पहले मैं थोड़ा सा नेशनल पार्क्स के बारे में बताऊंगी आपको। नेशनल पार्क आपने नाम सुने होंगे, बहुत सारे नेशनल पार्क है, घाना नेशनल पार्क है, देन बहुत सारे आपके पास नेशनल पार्क्स हैं। तो नेशनल पार्क बेसिकली होता क्या है, एक एरिया है जो स्ट्रिक्टली रिजर्व करवाया जाता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। अगेन यहाँ पे वाइल्ड लाइफ से तो आपको पता है जंगली जानवर, बट वाइल्ड लाइफ में प्लांट्स एनिमल्स सभी आते हैं। और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मतलब चेंज। तो बहुत सारी वैरायटी है बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो नेशनल पार्क्स ऐसे एरियाज़ रहते हैं जहाँ पे इन वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को ही बचाने में, इसकी प्रिजर्वेशन में, इसकी बेटरमेंट के लिए स्ट्रिक्टली वो इलाका रिज़र्व कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, किसी ने फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ करनी है, किसी ने हंटिंग पोचिंग करनी है, या कोई ग्रेजिंग कल्टिवेशन, कुछ भी जो है वो अलाउड नहीं होता है। तो ये एरिया बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड रहता है, सिर्फ जंगली जानवरों और उनकी प्रिजर्वेशन के ऊपर ही इसके ऊपर काम किया जाता है। इन पार्क्स के अंदर इवन प्राइवेट ओनरशिप राइट्स भी अलाउड नहीं हैं। जितने भी अमीर हमारे यहाँ पे लोग हैं, अंबानी, टाटा, बिरला, जितने भी हैं, वो भी इन्हें ओन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली दीज आर दी एसेट्स ऑफ अवर कंट्री। हमारी कंट्री के लिए नेशनल पार्क्स बहुत ज़रूरी हैं। कुछ नेशनल पार्क्स और जूज़ जो जम्मू में हैं, बिकॉज आई एम इन जम्मू, तो हम जम्मू के कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि ज़रूरी है आपको अपने यहाँ के लोग जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में पता हो। तो जो जम्मू में नेशनल पार्क है, पहला नेशनल पार्क है दैट इज़ दी डाचिगम नेशनल पार्क, शायद आपने सुना हो। तो डाचिगम नेशनल पार्क जो है ये श्रीनगर सिटी से 22 किलोमीटर्स की दूरी पे है, और ये 141 स्क्वायर किलोमीटर्स की एरिया को कवर अप करता है। और डाचिगम नेशनल पार्क जो है ये फेमस है हंगुल के लिए, जिसे कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है। बस हमें इतना थोड़ा जानकारी रखनी है, दैट्स इट। सेकेंड इज़ दी हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जिसे हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है, हाई एल्टीट्यूड पे है, और ये लद्दाख रीजन में प्रेजेंट है। और ये 600 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पे स्प्रेड आउट है। ये आपका पुराना डेटा था, बट नाउ इसका एरिया 4400 स्क्वायर किलोमीटर्स हो चुका है, 4400 स्क्वायर किलोमीटर। और ये फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए, एशियाटिक आइबेक्स के लिए, और अर्गाली के लिए, जिसे ग्रेट तिब्बतियन शीप भी कहा जाता है। तो दिस इज़ दी हेमिस नेशनल पार्क। अब अगर जम्मू की बात करें तो हम मांडा ज़ू को मिस नहीं कर सकते हैं। तो अगर जो बच्चे जम्मू जाते रहते हैं, जिनके रिलेटिव्स हैं वहाँ पे,
तो मांडा ज़ू जो है जानीपुर में जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है और ये परफेक्ट प्लेस है अपने हॉलीडेज़ या अपने वीकेंड्स अपनी फैमिली के साथ मनाने के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, संडे टू संडे मांडा ज़ू चले जाते हैं, वहाँ जाके पिकनिक मनाते हैं एक टाइप की। मांडा ज़ू एक ऐसा ज़ू है पूरे प्रोविंस में जिसमें आपको ब्यूटी ऑफ नेचर देखने को मिलेगी और बेस्ट क्रिएशंस आपको दिखने में मिलेगी। बहुत सुंदर जगह है। अगर किसी ने नहीं गया है वो प्लीज़ जम्मू में मांडा ज़ू एक बार विज़िट करें और उसे खुद आपको पता चल जाएगा कि मांडा ज़ू में आपको कितने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अट्रैक्टिव असेंबलेज है वहाँ पे बहुत सारे आपको बटरफ्लाइज जिसमें पीकॉक पैंजी, ब्लू पैंजी, ग्रास येलो, प्लेन टाइगर, स्पॉट बिल डक, ईगल्स, वल्चर्स, हॉक डियर, सांबर, चीतल, नीलगाय, लैपर्ड, पाइथन, टर्की, एम्यू, तो बहुत सारे मिलेंगे। ये जस्ट छोटा मोटा नंबर है जो मैं यहाँ पे लिख पाई हूँ, बट अगर आप वहाँ पे विज़िट करेंगे तो आपको बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट्स, इवन आपको डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं बर्ड्स की, इनसे वो भी दिख जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मांडा ज़ू, हेमिस नेशनल पार्क और डाचिगम नेशनल पार्क। ये इस वजह से आपके नोट्स में मैंने ऐड किया है बिकॉज़ हम जिस जगह रहते हैं एटलीस्ट हमें वहाँ के ज़ू और नेशनल पार्क्स की थोड़ी बहुत नॉलेज रहनी चाहिए। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। विद दिस हम लोग चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो टैक्सोनॉमिकल कीज़ या कीज़ किन्हें बोलते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड ये जो है आपका की, बेसिकली इसे यूज़ किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स जिनकी अभी तक पहचान नहीं हुई है तो उसको आइडेंटिफाई करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमिकल कीज़। और किस बेसिस पे? उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनकी डिससिमिलैरिटीज़ की बेसिस के ऊपर। अब सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी का मतलब आपको पता ही होगा। अब बेसिकली जो कीज़ हैं ये किसके ऊपर बेस्ड होती हैं? ये कंट्रास्टिंग करेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होंगी जो कि एक पेयर में प्रेजेंट होगी, जिसे हम कपलेट भी कहते हैं। कंट्रास्टिंग करेक्टर से मतलब अगर मैं कलर की बात करूं, वेदर वो रेड है या वाइट है, अगर मैं हाइट की बात करूं वो छोटा है बड़ा है, देखने में आपको प्लांट जैसा लग रहा है या एनिमल जैसा लग रहा है, उसकी लीव्स के फीचर्स कैसे हैं, उसके फ्लावर के फीचर्स कैसे हैं, तो हमेशा कंट्रास्टिंग पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। और जैसे जैसे हम एक राइट ऑप्शन सेलेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे हम उस एनिमल या प्लांट की आइडेंटिफिकेशन के एक स्टेप पास पहुंच जाएंगे। तो इसी वजह से टैक्सोनॉमिकल कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। सो टैक्सोनॉमिकल कीज़ जो हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं चॉइस। ये हमें चॉइस देंगी दो अपोजिट ऑप्शंस के बीच में, और जिसकी वजह से हम जब एक ऑप्शन को जब सिलेक्ट कर देंगे तो दूसरा अल्टीमेटली हमें रिजेक्ट करना ही होगा। तो जिसकी वजह से हर एक स्टेटमेंट जो है एक की में उसे हम लीड बोलते हैं। अगर आपको और सिंपल भाषा में समझना है, इफ़ यू वॉचिंग टीवी सीरियल, कोई टीवी सीरियल जैसे क्राइम पेट्रोल या कुछ भी आप CID वॉच कर रहे हैं, तो उसमें जब भी कोई केस सॉल्व होता है तो जो CID है वो क्या करती है, हर एक स्टेप जो फॉलो करती है, उन्हें हर एक स्टेप पे जो जो क्लूज़ मिलते हैं उस क्लू को फॉलो करते हैं, जिसे हम लीड बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज लीड। तो जैसे जैसे लीड मिलेगी वैसे वैसे आप कल्प्रिट के नज़दीक पहुंचते जाएंगे और आप अल्टीमेटली कल्प्रिट को पकड़ लेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी प्लांट्स और एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन हो रही है बाय फॉलोइंग दी लीड्स। हर एक स्टेटमेंट जो की में हम पढ़ेंगे वो एक लीड है, तो एक को हम सेलेक्ट करेंगे जो आपको ठीक लगेगा और दूसरे को आप रिजेक्ट कर देंगे। तो कीज़ इस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाती हैं सो दैट जो यूज़र है, जो भी साइंटिस्ट या जो भी डील कर रहा है प्लांट्स और एनिमल्स के साथ, कंस्ट्रक्ट ऐसे किए जाएंगी कि उन्हें सीरीज़ ऑफ चॉइसेस जो है वो प्रेजेंट की जाए सो दैट वो अननोन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई इजीली कर सकें। जैसे जैसे आप उन्हें करेक्ट चॉइसेस हम देंगे हर एक स्टेप में, हर एक की में, तो जो यूज़र है अल्टीमेटली वो आइडेंटिफाई कर पाएगा उस स्पेसिमेंस को। बेसिकली जो कीज़ हैं
यूज़ की जाती हैं ऐसे लाइफ फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स या फिर मशरूम्स को भी इवन आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कीज़। नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ कीज़। तो कीज़ हमारे पास एक है इंडेंटेड, जिसे यॉक्ड कीज़ कहते हैं, और एक है आपकी ब्रैकेटेड कीज़। बेसिकली यहाँ पे चॉइसेस ही दी जाएंगी, बट किस टाइप की चॉइसेस देंगे बस उसी में डिफरेंस है। तो इंडेंटेड या यॉक्ड कीज़ में सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस दी जाती है दो या दो से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स के बीच में, और जैसे जैसे आप केयरफुली सिलेक्ट करेंगे, करेक्ट चॉइस को सिलेक्ट करेंगे हर एक स्टेप में, तो एग्जैक्ट जो नेम है ऑर्गेनिज्म का आप पता कर सकते हैं। बट ब्रैकेटेड के केस में क्या है, यहाँ पे आप कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स जैसे इंडेंटेड में यूज़ हुए थे वैसे ही करेक्टरिस्टिक आप यूज़ करने वाले हैं, बट यहाँ पे आप सेपरेट नहीं करेंगे उन करेक्टर्स को बाय इंटरवेनिंग सब डिवाइडिंग करेक्टर्स। इंस्टेड हर एक करेक्टर को एक नंबर दिया जाएगा कि वो कितनी सिमिलैरिटी शो कर रहा है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। उन करेक्टर्स को, वो जो आप करेक्टर्स देंगे, नंबर्स उनको देंगे हर एक करेक्टरिस्टिक को, उन्हें ब्रैकेट्स में रखना पड़ेगा। और कोई भी जो नंबर जो राइट साइड पे दिया जाएगा इन ब्रैकेट्स, वो इंडिकेट करेगा कि जो नेक्स्ट चॉइस है आपकी पेयर्ड कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स की, वो कैसी होने वाली है। तो ब्रैकेटेड कीज़ और यॉक्ड कीज़ में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको नंबर देना है कि कितने नंबर वाइज वो सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, उस नंबर को आप राइट साइड पे रखेंगे इन ब्रैकेट्स, और वो आपको नेक्स्ट चॉइस जो है जो पेयर्ड कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स की, वो इंडिकेट करेगा। सेकंड पॉइंट, इन्हें यॉक्ड कीज़ भी बोलते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इनका यॉक्ड कीज़ भी नाम है। एंड इन्हें हम पैरेलल कीज़ बोलते हैं बिकॉज स्टेटमेंट्स इनके साथ साथ में पैरेलल ही चलती हैं। तीसरा, दे वोंट ग्रुप टेक्सा। ये जो टेक्सॉन्स हैं उन्हें उनकी ग्रुपिंग नहीं करते हैं, बट ये उनकी ग्रुपिंग करते हैं। दे गिव विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप। आपको आइडेंटिफाई करते करते आपको पता चलने लग पड़ेगा कि हम किस ओर जा रहे हैं, वेदर वी आर गोइंग टू विच किंगडम, हम किस में जा रहे हैं। विजुअल प्रेजेंटेशन आपको इजीली हो जाएगी, बट यहाँ पे आपको विजुअल प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी किसी भी ग्रुप के। यहाँ पे आपको लीड्स एक के बाद एक मिलती जाएंगी, तो जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बट यहाँ पे लीड्स काफ़ी दूर होती हैं, तो जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम उन्हें नंबरिंग दे रहे हैं बेसिकली कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर आइडेंटेड एंड इंडेंटेड एंड ब्रैकेटेड कीज़। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, और उन एग्जाम्पल की मदद से आपको NCERT पे भी मिल जाएंगी। तो इन एग्जाम्पल्स की वजह से आप आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं। तो ये इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अगर मैं CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो एग्जाम्पल्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे कर लेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट जेनरा ऑफ फैमिली रेनुनसुलेसिया विद इंडेंटेड की। अगर हम इंडेंटेड की से आइडेंटिफाई करने वाले हैं इस फैमिली को, तो किस तरह से करेंगे, राइट दिस। आइडेंटिफिकेशन करेक्टर्स क्या रहे होंगे और कौन सी वो जीनस है, जैसे जैसे एक एक लीड को फॉलो करेंगे, और जीनस कौन कौन से हो सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। जैसे कार्पल्स के बारे में हम बात करें तो ओव्यूल मतलब एक ओवरी है, उसके अंदर एक ओव्यूल है बेसिकली। फ्रूट एकीन है, लीव्स अपोजिट है, कंपाउंड सेपल्स हैं, पेटलॉइड पेटल्स। ये मैं इस वजह से ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी आपको ये समझ में ही नहीं आएगा। आपका जो 5th आई थिंक या 4th चैप्टर है वो मॉर्फोलॉजी के रिलेटेड है। ये हर एक टर्म को वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। फॉलिकल्स क्या रहते हैं, एकीन्स क्या हैं, कंपाउंड इज़ व्हाट, टेंड्रिल्स क्या हैं, पोस्टीरियर सेपल्स क्या हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम अच्छे से कर सकते हैं, इसी वजह से मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे तो याद ही करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि हर एक टॉपिक जो है काफ़ी लंबा है और उसे समझाने में बहुत टाइम जाने वाला है। सो गाइस, विद दिस हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप अगर इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, राइट। आई होप आपको वीडियोस समझ में आ रही होंगी, आई एम होपिंग इट, राइट। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज़ वेल। जितना हो सके उसे सब्सक्राइब कीजिए। इस कोरोना पैंडमिक में जिसको जितना फ़ायदा हो जाए उतना ही अच्छा है। डोंट वेस्ट योर टाइम कि सोचोगे कि शायद आगे जाके, क्योंकि ये साल वैसा है, आपका भी ऐसे ही निकलने वाला है, राइट। तो वैसे ही रेनिकुलेसिया का डिफरेंट जेन आइडेंटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ अदर स्टेप्स भी हैं हमारे पास। तो इसी तरह से इस पूरे प्रोसेस को किया जाता है। बेसिकली बड़ा लेंथी प्रोसेस है टेक्सोनोमिक कीज़ का इस्तेमाल करना। सो विद दिस मैं क्लोज़ कर रही हूँ मेरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसको स्टार्ट करेंगे।